हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग मुगल काल का इतिहास प्रारंभ करेंगे और इसे भी उसी तरीके से प्रश्नवार बिल्कुल टॉपिक वाइज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो मुगल साम्राज्य से पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत आता है और वहीं से मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने सल्तनत काल का पूरा इतिहास देखा, उसके साहित्य को देखा, उसकी अर्थव्यवस्था को देखा, समाज को देखा, ठीक है, और क्या क्या परिवर्तन हुआ सारी इतिहास में, सारी चीज़ों ने हम लोगों ने टॉपिक वाइज सिलसिलेवार समझा। और फिर उसके बाद में आंदोलन देखे और स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश देखे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य में हम लोग जो मुख्य शासक हैं उनको हम लोग सीरियल से देख लेते हैं। तो बाबर जो कि मुग़ल साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति था, तो ये 1526 ईस्वी में भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ मुग़ल वंश की स्थापना करता है। इसके बाद में इसका बेटा हुमायूं आता है, लेकिन हुमायूं जो है हमेशा लड़खड़ाते हुए भारत से बाहर रहता है, आता जाता रहता है, क्योंकि इसके पीछे लगा था एक अफ़गान शेरशाह सूरी, जो कि अपने 5 साल के कार्यकाल में ही इसने जो है बहुत कुछ जो अचीव किया था वो आज की सरकारें नहीं कर सकती हैं। तो इसके बाद सूर्यवंश का जब खात्मा हो जाता है, इसके बाद और भी छोटे छोटे शासक आते हैं सूर्यवंश के, और उसके बाद में जो है फिर हुमायूं आता है। फिर एक ही साल के बाद वो जो है लड़खड़ाते हुए मर जाता है सीढ़ियों से गिर करके। फिर अकबर आता है, अकबर 1556 से लेकर 1605 तक, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इन सबको हम सिलसिलेवार करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ जो है किस तरीके से बाबर जो है भारत में आया और उसका क्या सीरियल रहा, क्या सीक्वेंस रहा भारत में, उसके जो युद्ध हुए थे। युद्धों से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो हम लोग उसके युद्ध के सीक्वेंस को देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कभी भी हम भूलें ना, ठीक है। तो देखिए ये चित्र है, हमने कुछ चित्र कलेक्ट किए हैं। ये बाबर का चित्र है और ये आपका हुमायूं का चित्र है और ये शेरशाह सूरी का चित्र है और ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। अब हम समझते हैं भारत के मानचित्र के माध्यम से कि किस तरीके से बाबर ने जो है भारत में सारे युद्ध जो उसने किए, 5 युद्ध मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, तो उन युद्धों को किस तरीके से सीरियल से हम याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले भारत जब आता है बाबर वैसे तो ये जो है इसके पहले काबुल में इसका जो है शासन था, ठीक है। तो काबुल से ये शुरू करता है अपना जो है अभियान। तो पहला अभियान ये करता है 1518-19 में भीरा के लिए। देखिए यहाँ पे हमने ये भीरा बना दिया है काबुल के बाद में। तो भीरा जो कि सबसे पश्चिमी सीमा था भारत की जो है भारत के देश के लिए, और भीरा में जब ये यूसुफजाई जनजातियां थी उनके खिलाफ युद्ध करता है 1519 ईस्वी में। और ये देखिए एक चीज़ ये भी है, भारत में जितने भी इसके युद्ध हुए हैं यहाँ पर वो सब जीता है। भारत से बाहर ये युद्ध कुछ हारे भी हैं, लेकिन भारत की सीमा में जितने भी युद्ध इसने लड़े हैं वो सारे जीते हैं। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो भीरा का युद्ध होता है यूसुफजाई जनजातियों के खिलाफ 1518-19 में। फिर भीरा से ये चलता है पानीपत। देखिए भीरा से ऐसे सिलसिलेवार चलेगा, आपको याद भी रखना है और याद भी हो जाएगा। फिर ये यहाँ से चलता है पानीपत, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक था उस समय, सल्तनत काल का सबसे आखिरी जो वंश था लोदी वंश, उसका आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। तो उसके खिलाफ जो है पानीपत के मैदान में बाबर का युद्ध होता है, ठीक है। फिर उसको विजित करने के बाद में बाबर पहुँचता है राणा सांगा के पास में, जो कि खानवा में है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये खानवा, ठीक। तो खानवा में जो है 1527 में राणा सांगा के साथ युद्ध करता है। फिर खानवा के बाद वो आगे बढ़ता है अगले साल 1528 ईस्वी में चंदेरी। देखिए ये चंदेरी है, यहाँ पर क्या है ये चंदेरी, ठीक। तो ये चंदेरी पहुँचता है और चंदेरी 1528 में पहुंचता है। जो मेदिनी राय वहाँ का जो शासक था, ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला, तो यहाँ पर मेदिनी राय जो है शासक था, उसके खिलाफ युद्ध करता है। फिर इसका आखिरी पड़ाव जो होता है वो घाघरा में होता है।
घाघरा जो कि अफगानों का ये क्षेत्र था, अफगान जो उस समय खास करके जो जौनपुर वाला हिस्सा था जहाँ पर महमूद लोदी जो है उसका शासक हुआ करता था उस एरिया में, तो उसके खिलाफ जो है घाघरा युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, सीरियल वाइज क्या देखा, ये भीरा से शुरू करता है, भीरा से शुरू किया, फिर ये पानीपत आया, ठीक है, पानीपत से फिर ये जो है खानवा पहुंचा, खानवा से फिर ये चंदेरी पहुंचा और चंदेरी से घाघरा पहुंचा, और ये आगरा है। आगरा जो इसने जो है यहाँ पर आकर के राजधानी बनाई थी बाबर ने, ठीक है। इसके पहले इब्राहिम लोदी जो है जो सिकंदर लोदी था वो जो है आगरा अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करता है, आगरा नगर को बसाता है सिकंदर लोदी, ठीक है। तो यहाँ से आगरा ही जो है राजधानी अब शुरू होती है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको सिलसिलेवार देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न करते हैं, बाबर अपनी माँ की तरफ से किस वंश का था। देखिए ये प्रश्न अक्सर ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है। तो बाबर अपनी माँ की, देखिए बाबर का पिता जो था चगताई तुर्क था और उसकी माँ जो थी मंगोल थी, ठीक है। तो बाबर अपनी माँ की तरफ से मंगोल था, इसी के कारण जो है बाबर ने यहाँ पर जो वंश स्थापित किया उसको मुगल वंश रखा। देखिए कुछ इसी तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जन्म 1483 ईस्वी में, बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, और इसके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख जो कि चगताई तुर्क था, ठीक है। और इसकी माँ जो थी कुतलुग निगार खानम, और ये मंगोल जाति की थी, ठीक है। चूँकि अपनी आत्मकथा, जो इसने आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, बाबरनामा तुझके बाबरी भी कहा जाता है, इसमें बाबर ने स्वयं अपनी माँ के वंश का मानने पर जोर दिया है। अपने आप को उसने माँ के वंश का माना है, इसीलिए बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ। तुलगुमा पद्धति थी युद्ध की जो उज़्बेकों की थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न हमको मिल गया, उज़्बेकों की युद्ध नीति क्या थी, तुलगुमा पद्धति। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया, तो तुलगुमा पद्धति का सरये-पुल युद्ध में किया गया। देखिए बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं कि तुलगुमा पद्धति सबसे पहले बाबर ने इसका इस्तेमाल किया था। तो बाबर ने भारत में सबसे पहले इसका इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, लेकिन ये युद्ध चूँकि उज़्बेकों की थी तो इसको सबसे पहले शैबानी खां ने बाबर के खिलाफ ही इस्तेमाल किया था। देखिए समरकंद के उज़्बेक शासक शैबानी खां ने, समरकंद का जो शासक था उज़्बेक शैबानी खां, इसने सर्वप्रथम 1501 में बाबर के विरुद्ध फरगना में बाबर के विरुद्ध सरये-पुल की युद्ध में, अब सरये-पुल युद्ध महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। सरये-पुल युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और शैबानी खां के बीच में। इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर को फरगना से निष्कासित कर दिया था। अब ये युद्ध जीत गया था शैबानी खां, और बाबर हार करके फिर वहाँ से भारत की तरफ रुख करता है। बाद में इसे भारत में बाबर ने अपनाया। इस युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रयोग किया, तुलगुमा पद्धति को, ठीक है, याद रखना। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था। देखिए ये भी ध्यान रखना, ये भारत में इसका पहला आक्रमण नहीं था, 5वां आक्रमण था, क्योंकि पहला आक्रमण इसका भीरा था। भीरा के बाद 1519 1819 में भीरा का आक्रमण होता है, भीरा पर जो यूसुफजाई जनजातियों के खिलाफ था, और उसके बाद अन्य छोटे मोटे जो है इसके आक्रमण होते हैं, लेकिन 5वां आक्रमण जो था वो पानीपत के प्रथम युद्ध वाला आक्रमण था, 5वां आक्रमण, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। देखिए यहाँ पर तारीख भी पूछ लेता है, सन तो आपको याद रखना है 1526, लेकिन 21 अप्रैल उस दिन थी। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, देखिए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है वो मारा जाता है, और ये किसी मतलब मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया हो। इसके पहले कोई भी शासक युद्ध भूमि में मारा नहीं गया है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय इतिहास में, खास करके मध्यकालीन के इतिहास में, वो कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वो इब्राहिम खां लोदी था, ठीक है। ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। इसके पूर्व सबसे पहले भारत पर आक्रमण भीरा में किया था, भीरा या भेरा भी कहा जाता है, जो 1528 ईस्वी में यूसुफजाई के विरुद्ध था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। देखिए बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, लेकिन मतलब यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया था, लेकिन तोपों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, तोपों और बारूदों का वो किया था भेरा के युद्ध में। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य पर महान शासक कृष्णदेव राय का शासन हुआ करता था, जो कि 1505 से 1529 तक के शासनकाल में जो है कृष्णदेव राय था। अभी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बाबर का समकालीन कौन था विजयनगर साम्राज्य का शासक, तो कृष्णदेव राय था।
देखिए यहाँ पर जब बाबरनामा लिखता है, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखता है तुझके बाबरी नाम से बाबर अपनी आत्मकथा को, तो उसमें 2 हिंदू राज्यों का विवरण देता है, ब्यौरा देता है। एक तो विजयनगर साम्राज्य का देता है जिसमें कृष्णदेव राय के बारे में लिखता है, और दूसरा जो है वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बारे में जिक्र करता है, जिसके साथ उसने स्वयं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा था। ठीक, तो ये ध्यान रखना, 2 हिंदू शासकों के बारे में ये उल्लेख मिलता है बाबर के आत्मकथा तुझके बाबरी में। कलंदर किस मुगल शासक की उपाधि थी? अब देखिए, कलंदर के नाम से भी मुगल शासक बाबर को जाना जाता था, कलंदर। अब कलंदर का मतलब क्या होता है? उदार दिल वाला। कलंदर का मतलब होता है उदार दिल वाला। तो इसको क्यों कहा गया? देखिए, बाबर ने पानीपत की विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को चांदी का सिक्का दान किया था। अब चूंकि यहाँ से पानीपत का युद्ध जब जीता था तो उसने बहुत सारा धन लूटा था यहाँ से, तो यहाँ से ले जा करके जो धन था उसको काबुल में बांटा था, और काबुल में जो है चांदी का सिक्का प्रत्येक निवासियों को एक एक सिक्का दान किया था। तो इसी उदारता के कारण उसे कलंदर, वहाँ की जनता ने, काबुल की जनता ने कलंदर की उपाधि दी थी। किसको? बाबर को। बाबर के निम्न युद्धों को कालानुक्रम में सजाइए। देखिए, अब इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। अब ये तो भूलोगे नहीं, मैंने वहाँ से शुरू किया, भीरा से शुरू किया, मानचित्र के माध्यम से समझाया। पहले भीरा, फिर पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, सबसे अंत में घाघरा है। ठीक है, तो याद रखना, ये यूसुफजाई के खिलाफ था भीरा, और पानीपत का प्रथम युद्ध तो पता ही है, इब्राहिम लोदी, खानवा राणा सांगा, और चंदेरी मेदिनी राय, और घाघरा अफगान। देखिए, ये छोटी परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर आते हैं, इसलिए इसको ध्यान करके याद रखना, ये भूलना नहीं। 1500 खास करके 1526 से लेकर लगातार इसके युद्ध होते हैं, 1526, 27, 28, 29। ठीक, तो 29 में इसका लास्ट आक्रमण था घाघरा का, फिर 1530 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में बाबर ने अपने हतोत्साहित सैनिकों में ऊर्जा का संचार करने के लिए जिहाद का नारा दिया? देखिए, जिहाद, आज हम इस शब्द को सुनते हैं, जिहाद। जिहाद का मतलब होता है काफिरों के विरुद्ध जो है युद्ध करना, काफिरों के विरुद्ध जो है एक तरीके से अनशन करना। तो जिहाद का नारा दिया था किस युद्ध में? तो तथा युद्ध में विजय के उपरांत गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो ये खानवा का युद्ध था। देखिए, खानवा का युद्ध जो था, राणा सांगा चूंकि एक राजपूत शासक था और उसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी, बहुत बड़ी सेना थी इसकी, और भारत के जो है अन्य राजपूत शासक भी इसके सपोर्ट में थे, और बाबर के जो सैनिक थे वो संख्या में कम थे, और अब तक जो है कई बड़े बड़े युद्ध देख चुके थे। भीरा का युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसको नुकसान भी हुआ होगा। तो इस तरीके से सैनिक बहुत हतोत्साहित हो चुके थे। और इसके अलावा एक कहानी एक भी कही जाती है कि काबुल में किसी जो है ये थोड़ा सा उसमें भी पाल्मोलॉजिस्ट में भी विश्वास करता था, हस्तरेखा ज्ञान में भी विश्वास करता था। तो किसी जो है संत महात्मा ने इसको बताया था कि तुम जो है खानवा का युद्ध में तुमको विजय नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सैनिकों में अफवाह सी उड़ गई थी, तो सैनिक बहुत हतोत्साहित थे। तो इसने एक काट निकाली कि सैनिकों को ऐसा बता दिया जाए कि ये युद्ध हमारा काफिरों के विरुद्ध है, ये युद्ध हमारा काफिरों के विरुद्ध है। इसलिए जो है जिहाद का नारा दिया, और सेना के अंदर जो है उत्साह की भावना जागृत हो गई, और इसीलिए जो है फिर बाद में युद्ध की विजय के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि इसने युद्ध में अपने आप को ये घोषित किया कि हमारे सैनिक जो है काफिरों का वध करेंगे, और जिहाद का नारा दिया। तो खानवा का युद्ध था जो कि राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। खानवा के युद्ध यानी राजपूत और अफगानों का, चूंकि अफगान जो महमूद लोदी जो था, जौनपुर के आसपास वाला क्षेत्र जो था, ये यहाँ पे अफगान शासक थे। वो पूर्वी साइड में अफगान हुआ करते थे। ठीक है, यही अभी जब शेरशाह सूरी आएगा वो भी अफगान शासक ही था। तो इनकी एक जो है संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा था बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो बहुत सशक्त मोर्चा इन लोगों ने बनाया था, राजपूत शासक और अफगानों ने, खानवा के युद्ध में। और जो चंदेरी का युद्ध था, मालवा के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध था। बाबर का युद्ध जो था मेदिनी राय के विरुद्ध था। इसमें राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर पता ही है, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि जो है जब पद्मावती का हस्बैंड जो था, क्या नाम है उसका, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जब वो युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी से मारा जाता है, हार जाता है, मतलब उसकी अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है।
तो वहाँ पद्मावती के साथ में उस महल के सभी महिलाओं ने जो है आत्मदाह कर लिया था अग्नि में कूद करके। तो उस प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है। और ये घाघरा का युद्ध का था अफगान शासक महमूद लोदी, जो महमूद लोदी जो था वो बिहार और बंगाल और वर्सेस बाबर के बीच में था। तो इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर लाहौर वापस जाते समय जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। बाबर ने किस नाम से एक पद्य शैली का विकास करवाया? पद्य शैली का एक विकास करवाया मुबैयान नाम से। मुबैयान नाम से इसने एक पद्य शैली विकसित की। और दीवान क्या है, रिसाले उसज क्या है, वाकियाते बाबरी क्या है, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। मुबैयान पद्य शैली का विकास था। ये मुबैयान याद रखना, ये पद्य शैली था बाबर का। और दीवान क्या था, बाबर द्वारा तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह कराया गया था जिसको दीवान कहा गया। ठीक है। और रिसाले उसज क्या था, बाबर के पत्रों का संकलन था। क्या था, बाबर के पत्रों का संकलन था। खते बाबरी था, क्या था, रिसाले उसज। ये शब्द याद रखना, ये शब्दों से प्रश्न आते हैं। और वाकियाते बाबरी, देखिए आप तुझके बाबरी तो जानते हो, बाबरनामा तो जानते हो, लेकिन एक नया नाम मिला वाकियाते बाबरी। तो ये क्या, ये सब एक ही नाम है। इसी को जो है बाबर की आत्मकथा कही जाती है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अकबर के समय में पायंदा खाने सबसे पहले बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किया। फिर अब्दुल रहीम खान खाने ने इसका फारसी में अनुवाद किया, किसका, बाबरनामा का। और हुमायूं की प्रमुख युद्ध देखते हैं यहाँ पर। अब ये भी जो है हम जो है एक मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला ये इसका कालिंजर का अभियान था 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध। किसके विरुद्ध में था, प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध में था। ठीक है। इसके बाद में देवरा या दोहरिया का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, दोहरिया का युद्ध या देवरा का युद्ध। ठीक है। तो ये गोमती नदी के तट पर, ये नदी भी पूछ लेता है, जो 1532 ईस्वी में था। तो ये महमूद लोदी, वही महमूद लोदी जो अभी बाबर के साथ युद्ध कर रहा था, अफगान शासक। ठीक। इसके बाद में चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में शेर खां, जो बाद में जा करके शेरशाह सूरी बन जाता है। और गुजरात अभियान करता है 1535-36 में, यहाँ पर बहादुर शाह से संघर्ष होता है। और बंगाल अभियान करता है 1538-39 में महमूद शाह के खिलाफ। और फिर इसके बाद में चौसा युद्ध होता है जो कर्मनाशा नदी के किनारे स्थित है। 26 जून 1539 ईस्वी में ये शेरशाह इस युद्ध करता है, इसको हरा देता है हुमायूं को। और इसके बाद कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540 ईस्वी में। इसमें भी शेरशाह विजयी होता है और यहाँ से ये भाग करके वो ईरान चला जाता है हुमायूं। तो इसको हम लोग सिलसिलेवार देखते हैं, ये सब याद करने के लिए। देखिए आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। किसका, हुमायूं का। ठीक है। इसके पिता बाबर के मरने के बाद में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में होता है। इसके बाद में अगले ही साल 1531 ईस्वी में इसने कालिंजर का अभियान किया प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध। ठीक है। और फिर ये इसका देखिए लाल वाली रेखा जो है, ये लाल वाली लाइन जो है, ये लाल वाली लाइन इसकी फर्स्ट राउंड को हमने दिखाया है। फिर कालिंजर के बाद ये पहुंचता है जौनपुर के पास देवरा स्थान पर, देवरा या दोहरिया गांव है। तो 1532 ईस्वी में यहाँ पर महमूद लोदी के विरुद्ध जो है अभियान करता है। इन सब में वो विजित होता है। फिर इसके बाद में उसी साल आगे बढ़ता है, चुनार का घेरा डालता है शेर खां के विरुद्ध। अब यहाँ पे भी चुनार में जो है प्रथम घेरा में चुनार में 1532 ईस्वी में शेरशाह जो है आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है। तो ये पहले राउंड के इसके युद्ध थे। लेकिन इसी दौरान इसे पता चलता है कि गुजरात का बहादुर शाह वो आगरा की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात का बहादुर शाह आगरा की तरफ बढ़ रहा है। तो ये यहीं से आगे न जाकर के यहीं से उल्टा वापस आता है और आगरा पहुंच जाता है। आगरा से फिर ये 1535-36 में बहादुर शाह के खिलाफ अभियान करता है। और बहादुर शाह जब जो है युद्ध में मतलब उससे मुँह की खाता है तो वो भागता हुआ फिर जो है उस समय पुर्तगाली था नीनो डी कुन्हा, उसके पास पहुंचता है। और उसके साथ संघर्ष में जो है एक ऐसा कहा जाता है कि एक नाव में बैठ कर के कुछ वार्तालाप चल रही थी, तो उसी में झड़प हो गई और उस नाव से वो गिर करके समुद्र में डूब कर मर गया। तो बहादुर शाह का वहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा जो है उसकी हत्या हो जाती है लगभग। तो यहाँ से निजात पा जाता है। फिर ठीक है, फिर ये आगरा से शुरू करता है, दूसरे राउंड का अभियान शुरू करता है। तो इसको बंगाल के लिए जो है बंगाल के लिए अभियान करता है। महमूद शाह जो है इसको बुलाता है, जो बंगाल का उसमें शासक था महमूद शाह, वो जो है इसे बंगाल के बुलाता है। तो रास्ते में इधर इसने कुछ जो है और भी आक्रमण किए जो है
रास्ते में इसने कुछ छोटे छोटे जो है अभियान किए और बंगाल विजय करने के बाद में 1539 ईस्वी के आसपास में फिर ये वापस करता है। अब तब तक यहाँ पर देखिए जो ये वाला क्षेत्र था ये शेरशाह के अंडर में था, शेरशाह ने अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी। तो अब इसे वापस लौटने में बड़ी दिक्कत होती है, किसको? हुमायूं को। यहाँ पर इसका युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा वाले स्थान पर जो है, चौसा जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे था, तो चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 ईस्वी में। और ये बुरी तरीके से जो है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्मनाशा नदी के किनारे है, तो इस यहाँ के लोकेशन से जो है शेरशाह को बहुत अच्छी तरीके से लोकेशन का पता था और ये युद्ध से पहले जो बरसात का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर ये लंबा घेरा चला, लगभग 3-4 महीने तक जो है हुमायूं की जो है टोली टुकड़ी जो थी सैनिकों की, वो नदी के किनारे जो है डली रही। और जब बारिश होने लगी तो नदी का जल स्तर बढ़ गया, तो उसका नदी का पानी जो है इसके कैंप में जाने लगा। तो वो कैंप में जाने लगा तो इसकी वजह से वहाँ के सैनिक जो थे हुमायूं के, वो डूबने लगे। तो इसी समय कहा जाता है कि एक निजाम नामक भिस्ती था जिसने चौसा के युद्ध के समय जो है हुमायूं की जान बचाई थी और बाद में उसको एक दिन का शायद जो है शासक भी बनाया था, राजा भी बनाया था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये आगे बढ़ता है और आगरा पहुंच जाता है। उसके बाद में 17 में 1540 ईस्वी में फिर कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है। इसमें भी शेरशाह विजयी होता है और इसको खदेड़ देता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको खदेड़ते खदेड़ते ये जो है सिंध तक जाता है। कौन? शेरशाह सूरी। और ये आगरा होते हुए दिल्ली से, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से होते हुए ईरान भाग जाता है। कौन? हुमायूं। और 1540 से 1555 ईस्वी तक लगभग 15 साल तक ये भारत से बाहर ही भागा फिरता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जीवन था। अब देखिए हमने जो है लेआउट बना करके समझाने का प्रयास किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये अच्छी तरीके से एक बार और समझ लेना, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इसका युद्ध का जो सीक्वेंस था हुमायूं का कितना आसान है, अब नहीं कभी भूलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर उसी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने। 15 वर्षों यानी 1540 से 55 के निर्वासन के बाद 1555 में हुमायूं पुनः भारत विजय के लिए आता है और अफगानों से 2 महत्वपूर्ण विजय युद्ध करता है। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 में, जो नसीब खां अफगान सरदार था, और दूसरा युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध जो 22 जून 1555 में जो ईस्वी में होता है सुल्तान सिकंदर सूरी के, जो सिकंदर शाह सूरी था, जो मतलब इस वंश का, सूरी वंश का अंतिम शासक था। अभी आगे आएगा प्रश्न, तो इससे युद्ध करता है। फिर बाद में 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं जो है, जो शेर मंडल जिसका निर्माण जो है पुराने किले के अंदर जो है करवाता है शेरशाह सूरी, तो वो पुस्तकालय उसको बना देता है हुमायूं। तो उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है 24 जनवरी 1556 को। संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा किस मुगल सम्राट का है? तो ये हुमायूं का है। देखिए ये चूँकि संगमरमर से बना था और जो है गुंबद वाला ये था, तो गुंबद वाला मकबरा था, तो इसे ऐसा कहा जाता है कि ये ताजमहल का पूर्वगामी जो है था, ताजमहल का पूर्वगामी जो है मकबरा था ये। ठीक है, तो इसको किसने बनाया था? देखिए हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने दीन पनाह यानी दिल्ली में अपने पति हुमायूं का मकबरा 1564 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1564 ईस्वी में। किसने? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने, जिसका नक्शा ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास ने तैयार किया था। संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद वाला ये मकबरा था। इसके चारों तरफ एक बाग की रचना हुई थी, इसीलिए ये 4 बाग शैली में निर्मित है और ये ताजमहल का पूर्वगामी था। ठीक है, किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की? हजरत आला ये शेर खां ने उपाधि इसकी धारण की थी। शेर खां इसका मूल नाम था फरीद खां, और 1529 में बंगाल विजय के बाद, बंगाल विजय जो कि महमूद के खिलाफ करता है, महमूद के खिलाफ नहीं, महमूद के वंशज के खिलाफ करता है, हजरत आला की उपाधि धारण की। तथा 1539 में चौसा युद्ध के बाद, ये ज़्यादा याद रखने की चीज़ है कि शेरशाह की उपाधि शेर खां या फिर फरीद खां ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो ये धारण की चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध के बाद, विजय होने के बाद में इसने शेरशाह की उपाधि धारण की। और प्रशासन के संदर्भ में शेर खां ने अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरणा ली। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका प्रशासन तंत्र बहुत अच्छा था, तो उसी से सीख करके और इसने दाग और हुलिया की प्रथा आरंभ की। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने आरंभ की? तो ये शेरशाह सूरी ने आरंभ की। पट्टा और कबूलियत की याद रखना।
पट्टा किसे कहते हैं? सरकार किसानों को पट्टे देती थी, जमीन जो है पट्टे के रूप में किसानों को देती थी, जिसमें लगान का ब्यौरा था। जबकि कबूलियत किसान द्वारा लगान देने की स्वीकृति पत्र था। ठीक है, कबूलियत मतलब कबूलनामा टाइप का, तो ये स्वीकृति पत्र था। और रे और रई क्या है? ये अनाजों की रेट लिस्ट थी, जिसके आधार पर अनाजों के रेट तैयार करके जो है और उससे लगान वसूल किया जाता था। और जरीबाना क्या था? ये जरीब से बना हुआ शब्द है। भूमि सर्वेक्षण का शुल्क था जो 2.5% था। और मूसिलाना क्या था? ये भी कर संग्रह शुल्क था, जो कि भू राजस्व का 5% था। तो जरीबाना 2.5% था भू राजस्व का, और मूसिलाना जो है 5% था भू राजस्व का। ठीक। शेरशाह के स्वर्ण सिक्के क्या कहलाए? तो शेरशाह के स्वर्ण सिक्के अशरफ कहलाए, अशरफ। और शेरशाह से पूर्व हुमायूं ने भी स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अभी याद रखना कि प्रश्न ऐसे आ सकता है, कौन सा मुगल शासक था जो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो हुमायूं ने जारी किए। ठीक। शेरशाह के स्वर्ण सिक्के का नाम अशरफ था, और चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, और तांबे का सिक्के का नाम दाम था। और शेरशाह के काल में चांदी व तांबे का विनिमय अनुपात जो था, यानी रुपया और दाम की विनिमय अनुपात कितना था? 1:64, और इसमें 23 टकसालें थीं। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का समकालीन था। अब देखिए एक फैक्टर आ गया, मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन था? शेरशाह सूरी ने। इसने क्या लिखा था? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक काव्यों की रचना की थी। दिल्ली में शेरमंडल भवन का निर्माण किसने करवाया? तो शेरमंडल भवन, जैसा कि हमने बताया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था दिल्ली में, पुराने किले के अंदर। दिल्ली में पुराना किला तथा इसके अंदर किलाए कोहना मस्जिद और शेरमंडल जैसे भवनों का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। इसके अलावा झेलम के निकट रोहतासगढ़ का किला बनवाया। अब देखिए इसने बाबर को तो हुमायूं को तो यहाँ से भारत से खदेड़ दिया था 1540 ईस्वी में। अब हुमायूं भारत ना आ सके, इसलिए उसने वहाँ पर झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ का किला बनाया था, जहाँ पर हमेशा नज़र रखा जाता था कि हुमायूं भारत ना आ सके। और पाटलिपुत्र का नाम इस सबसे पहले पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने ही रखा था। और कन्नौज में शेरसूर नगर को बसाया था इसने। ठीक, याद रखना। किस शासक की सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है? तो ये शेरशाह सूरी, क्योंकि इसके इतिहासकार डॉक्टर KR कानूनगो ने ऐसा कहा था कि साम्राज्य की धमनियाँ हैं सड़कें और सराएं। तो ये शेरशाह ने सबसे लंबी सड़कें बनवाई थी, जिसको सड़कें आजम कहा जाता है। 4 लंबी सड़कें बनवाई थी, और जिसके सहारे 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। 4-4 मील की दूरी पर 1700 सरायों का निर्माण कराया था। इसीलिए सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा था कानूनगो महोदय ने। ठीक। सूर्यवंश के शासकों का कालानुक्रम, अब देखिए आ गया कालानुक्रम। सूर्यवंश में शेरशाह सूरी सहित 5 शासक हुए थे। शेरशाह सूरी हुआ, फिर इस्लाम शाह हुआ, फिर फिरोज शाह सूरी हुए, फिर आदिल शाह हुए, फिर अंत में सिकंदर शाह सूरी हुए। तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना। किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो शेरशाह की मृत्यु जो है कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई थी। देखते हैं कालिंजर अभियान, जो कि 1545 ईस्वी में थी। ये शेरशाह की अंतिम विजय थी। चंदेल वंशी शासक कीरत सिंह, इस समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। इसके विरुद्ध ये अभियान था। कालिंजर को फतेह कर लिया था, परंतु बारूद के गोले के जलने से, जिसको जो है शायद हुक्का भी कहा जाता है, तो उसके जलने के कारण बारूद का गोला उस दीवार से टकराया और वापस जो है आ करके गोला बारूद के ढेर पर गिरा, और वहाँ आग फैल गई, और उसी आग के लपटे में जो है शेरशाह सूरी फंस गया और जल गया, और बाद में 22 मई 1945 को उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये जो है आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे रियल टाइम में आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं भी कोई कोताही नहीं बरतता हूँ, डेली लगभग वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप लोगों को डेली मेरे नए वीडियोज़ मिलते रहें। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो ये सब करते रहिए, और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।